अप्रैल 1, 2019 गवर्नमेंट ने इंडिया फेम 2 यानी कि फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम को लॉन्च करा, जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में सब्सिडीज को बढ़ा दिया। जनवरी 2020 जिसमें टाटा ने नेक्सॉन ईवी को लॉन्च करा, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की पॉपुलैरिटी को तेजी से इंक्रीज करा। जनवरी 2021 में महिंद्रा ने XUV 400 को लॉन्च करा, जो कि एक ईवी गाड़ी थी। MG ने अपनी ZS EV को लॉन्च करा और जैन 2022 को गवर्नमेंट ने EV पॉलिसी को टेंडर्स बनाया, जिसमें बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, फास्ट चार्जिंग कॉरिडोर्स को जिक्र था। तो दोस्तों, पिछले कुछ बीते सालों में इंडिया में EV इकोसिस्टम रैपिडली डेवलप हुआ है, सब्सिडीज से लेकर चार्जिंग स्टेशन तक। और अब सिचुएशन ये है कि अगर आप EVs लेने का बजट नहीं रखते हो तो सेकंड हैंड EV को भी कंसिडर करा जा रहा है मार्केट में। लेकिन जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि EV एक ऐसा सेगमेंट है जो बहुत ही ज्यादा न्यू है इंडियन मार्केट में। तो EV सेकंड हैंड मार्केट में लोग काफी ज्यादा घबरा रहे हैं लेने से, क्योंकि इसमें एक बहुत ही मेन कंसर्निंग रीजन है जो लोगों का है, वो है बैटरी, जो कि गाड़ी की सोल है। इंजन तो गाड़ी में होते नहीं है, इसमें होती है बैटरीज, जो कि सबसे ज्यादा कंसर्निंग लोगों को लगता है सेकंड हैंड गाड़ी को खरीदने में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कार्तिक जौहर। आज हम बात करते हैं कि सेकंड हैंड EV को लेना वर्थ इट है भी या नहीं, और अगर वर्थ इट है तो उसको हमें कैसे लेना चाहिए। तो एक अच्छी सेकंड हैंड EV की पहचान क्या है? रिसेंटली जब मैं रिसर्च कर रहा था OLX Cars24 कार देखो और काफी सारी वेबसाइट्स पे, वहां मैंने देखा कि नेक्सॉन EV मॉडल्स जो है 2020 से लेकर 2022 के, उनकी रीसेल वैल्यू की जो प्राइसेस है वो 8 लाख से 9 लाख के बीच में, जबकि नेक्सॉन EV के न्यू प्राइसेस 17 लाख से 20 लाख के बीच में जाते हैं। बट जिस चीज से मैं हैरान हुआ वो ये था कि 4 साल में ही गाड़ियों की इतनी ज्यादा डेप्रिसिएशन कैसे हो सकती है। देखो, जब किसी गाड़ी की रीसेल वैल्यू कम होती है ना, तो वो जो गाड़ी नई खरीदता है और जो गाड़ी पुरानी खरीदता है, उन दोनों को ही कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं। जो इंसान गाड़ी न्यू खरीदता है उसको लगता है कि जब मैं अपनी गाड़ी को रीसेल में बेचूंगा तो इसकी तो कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं, और वहीं दूसरी तरफ जो बंदा सेकंड हैंड गाड़ी को खरीदता है वही सोचता है कि अगली बार जब मैं इस गाड़ी को बेचूंगा तो मुझे तो इसका कुछ मिलेगा ही नहीं, ये मुझे स्क्रैप ही करानी पड़ेगी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, जो कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है कि उन्हें लेना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया में लॉन्च हुए करीब 5 साल हो चुके हैं, तो सेकंड हैंड मार्केट में भी काफी सारी गाड़ियां अवेलेबल है। लेकिन उन गाड़ियों को चेक कैसे करा जाए वो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखो, अगर आप लोगों ने कभी सेकंड हैंड आईफोन या सेकंड हैंड फोन कभी खरीदा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले जो चीज इंसान चेक करता है वो होता है बैटरी हेल्थ। जैसे कि आईफोन में 100 से 80% की कैपेसिटी वाले फोन्स को नॉर्मल कंडीशन का माना जाता है। उससे नीचे अगर बैटरी हेल्थ गिर जाती है तो वो फोन्स किसी काम के नहीं बचते। सेम ये केस सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी है, क्योंकि बैटरी की जितनी हेल्थ कम होगी उतनी ही उस गाड़ी की रेंज कम होगी। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है बैटरी SOH का, यानी कि स्टेट ऑफ हेल्थ का। ये एक परसेंटेज होता है जो बैटरी की करंट हेल्थ बताता है। अगर 100% से गिर के 80 या 85% के बीच आसपास है तो समझ लीजिए कि वो बैटरी काफी ज्यादा डेप्रिशिएट हो चुकी है। इंडिया में मेजर EV मैन्युफैक्चरर्स 6 से 8 साल की वारंटी देते हैं अपनी बैटरीज में, और 1,60,000 किलोमीटर तक की भी। तो अगर सेकंड हैंड EV लेते वक्त अगर गाड़ी ऑलरेडी 2 साल पुरानी है तो उसकी करीब 4 से 6 साल की बैटरी लाइफ बची हो। देखो, सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने से पहले हम उस नए कस्टमर के बारे में सोचते हैं कि उसकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू इतनी ड्रॉप हो क्यों रही है। जहां टोयोटा की गाड़ियां 2 से 4 साल यूज करने के बाद भी सिर्फ 4 से 5 लाख रुपए का ही प्राइस ड्रॉप उनमें आता है, वहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसी गाड़ियों का डेप्रिशिएट इतनी वैल्यू हो क्यों रही है। तो यहाँ पे मेन कंसर्न जो आता है वो आता है बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई मानी जाती है। और दूसरा बड़ा कारण है इस प्राइस डिप्रिसिएशन वैल्यू का ये है कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अभी पूरी तरीके से अडेप्ट नहीं करा है। एग्जाम्पल के तौर पे एक टाटा नेक्सॉन 2020 मॉडल अगर नहीं खरीदी जाए तो उसका प्राइस था 17 से 20 लाख के बीच में। वहीं वो गाड़ी अगर हम आज मई 2025 के टाइम पे बेचें या खरीदें सेकेंड हैंड में तो उसकी वैल्यू सिर्फ 8 लाख से 9 लाख के बीच में बचती है, यानी कि 55 से 60% का प्राइस ड्रॉप, वो भी 3 से 4 इयर्स के बीच में, जो कि काफी ज्यादा है। वहीं अगर हम दूसरा एग्जांपल लेके सोचें तो MG ZS EV मॉडल जो कि 2021 में लॉन्च हुई थी, उसका ऑन रोड प्राइस था 21 से 24 लाख के बीच में। अगर उसी गाड़ी को हम आज के टाइम पे यानी कि मई 2025 में बेचते हैं या खरीदते हैं सेकंड हैंड मार्केट में तो 30,000 किलोमीटर रन के बाद भी वो गाड़ी 12 से सिर्फ 13 लाख के बीच में ही बिकेगी, जो कि अगेन 40 से 45% का डेप्रिसिएशन देता है सिर्फ 4 सालों में। देखो, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रेंज ड्रॉप की कि एक साल में कितनी परसेंट के आसपास हमारी रेंज ड्रॉप होती है, तो वो नंबर भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। वो नंबर सिर्फ 1 से 2% के बीच में ही है। लेकिन ये ड्रॉप भी कुछ चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि बैटरी कैपेसिटी। जितनी बड़ी बैटरी होगी उतना स्लोअर रिलेटिव डिग्रेडेशन होगा।
जैसे कि 77 किलोवाट आवर्स की बैटरी जो कि Audi Q4 e-tron में आती है, उसका एनुअल रेंज ड्रॉप करीब करीब 1% के आसपास का ही है, जबकि 30 किलोवाट आवर वाली जो ईवी है उसमें जो रेंज ड्रॉप है वो करीब करीब 1.5 से 2% के बीच में लाया करता है। दूसरा फैक्टर है एरोडायनेमिक्स ऑफ द कार। जितना एरो एफिशिएंट डिजाइन उतना कम ड्रैग, रेंज बेटर रहती है और बैटरी स्ट्रेस कम होता है, स्पेशली हाईवेज पर। तीसरा बड़ा रीजन है ड्राइविंग स्टाइल का। एग्रेसिव एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग से बैटरी पर ज्यादा लोड पड़ता है तो डिग्रेडेशन स्पीड बढ़ सकती है। एक और रीजन माना जाता है जो कि बैटरीज के डिग्रेड होने का कारण बनता है, वो है टेम्परेचर, यानी कि जिस कंडीशंस में गाड़ी को रखा गया है वो भी मैटर करता है। एक्सट्रीम गर्मियां जैसे कि राजस्थान और एक्सट्रीम सर्दियां जैसे कि लद्दाख, ये दोनों ही फैक्टर्स बैटरी की हेल्थ को डिग्रेड करते हैं। देखो, अगर हमें किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेंज को कैलकुलेट करना है ना, तो हमें थोड़ा सा मैथमेटिकली जाना पड़ता है। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने बात करी थी Audi Q4 e-tron के बारे में, तो उसके अंदर जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 77 किलोवाट आवर्स की। और अगर हम वही बात करते हैं फैक्ट्री रेटिंग कंजम्पशंस की, यानी कि माइलेज की, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल Audi की वो करीब करीब 19 किलोवाट आवर पर 100 किलोमीटर पे बनती है। तो रेंज को कैलकुलेट करने के लिए बैटरी कैपेसिटी डिवाइडेड बाय कंजम्पशन इनटू 100, जो कि बनता है 405 किलोमीटर का रेंज। इस मेथड को यूज करके हम किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की अप्रोक्सीमेटली रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मली इंडियन सिटीज में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलती हैं तो उनकी रेंज करीब करीब 9 से 12 के बीच में ही रहती है, तो आपको कैलकुलेशन उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर यहाँ तक वीडियो को देखने के बाद आपने मन बना ही लिया है कि हमें सेकेंड हैंड ईवी को लेना चाहिए, तो कुछ ऐसे चेकलिस्ट हैं जिनसे शायद आपको एक अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिल सकती है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी एंड एक्सटीरियर की, जो कि एक आइस कार जैसे ही होते हैं। गाड़ी में कोई स्क्रैचेस ना हो, डेंट्स ना हो, पेंट्स ना हो, सारा बॉडी पेंट ओरिजिनल हो, पेंट कहीं से मिसमैच ना हो, हर पैनल्स को अच्छे से चेक करना पड़ता है। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी कहीं ना कहीं सेम ही है। डोर फिटमेंट्स एंड गैप्स सब यूनिफॉर्म हो, बॉडी अलाइनमेंट चेक होनी चाहिए। ग्लास एंड लाइट्स, हेडलैम्प्स, टेल लैम्प्स, ORVMs, विंडो, सनरूफ, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आइस कार जैसी ही हैं। तो ये तो है बेसिक नॉलेज जो हर सेकेंड हैंड गाड़ी को लेते हुए हमें रखते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि हमें यहाँ पे किन चीजों का ध्यान रखना है। देखो, जैसे नॉर्मल गाड़ियों के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज हमें चेक करनी होती है वो होता है इंजन। वहीं पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो दिल है वो है बैटरी। नॉर्मली मैन्युफैक्चरर 6 से 8 साल की वारंटी देते हैं या फिर 1.6 लाख किलोमीटर तक की। तो इससे आपकी जो क्वेरी होनी चाहिए सेलर को वो ये होनी चाहिए कि बैटरी एक्टिवेट कब हुई थी और ओरिजिनल परचेज डेट क्या है, वारंटी की एक्सपायरी कब होगी। इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। बैटरी SOH के बारे में मैंने ऊपर वीडियो में बताया था। बैटरी SOH यानी कि स्टेट ऑफ हेल्थ, सेलर को बोलो कि ईवी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट दे। एक प्रॉपर सर्विस सेंटर में रिपोर्ट निकाल के देखें कि सेल स्टेबल है या नहीं, और अगर SOH 85% से नीचे है तो फ्यूचर रेंज लॉस सिग्निफिकेंटली हो सकता है। बैटरी रिपोर्ट डिटेल्स, किस तरह से कार चार्ज हुई, फास्ट चार्जिंग ज्यादा हुई या स्लो AC चार्जिंग ज्यादा हुई। फास्ट चार्जिंग से स्लाइटली एक्स्ट्रा डिग्रेडेशन हो सकता है, लेकिन मॉडर्न बैटरीज फास्ट चार्जिंग फ्रेंडली होती हैं। तीसरी चीज जो हमें चेक करनी चाहिए वो होती है चार्जिंग और रेंज। चार्जिंग पोर्ट में कोई हार्डवेयर इशू नहीं होना चाहिए, कहीं से क्रैक या डैमेज या फिर रस्टिंग नहीं होनी चाहिए। ओनर से पूछिए चार्जिंग टाइम के बारे में, पूछिए 0 से 80% तक फास्ट चार्ज में कितना टाइम लगता है और 0 से 100% स्लो AC चार्जर से कितना टाइम लगता है, और कंपेयर करें मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन से। एग्जांपल के लिए नेक्सॉन EV की बैटरी कैपेसिटी है 30.2 किलोवाट आवर, तो फास्ट चार्जर से 0 से 80% अप्रोक्सीमेटली 56 मिनट्स में हो जाती है। अगर सेलर का क्लेम है 0 to 80% इन 90 मिनट्स, तो समझ लीजिए कि बैटरी का डिग्रेडेशन है या फिर चार्जर में कोई इशू हो सकता है। गाड़ी की रेंज का टेस्ट उसको चला के भी करा जा सकता है। आगे एक टेस्ट ड्राइव पर फुल चार्ज से शुरू करें, डैशबोर्ड पर देखें कि प्रेडिक्टेड रेंज कितनी आ रही है, और ड्राइव करके चेक करें रियल टाइम में कि कितना ड्रॉप होता है सिटी वर्सेस हाईवे दोनों पे। चेक करें कि रीजन ब्रेकिंग कितना स्मूथ है। कुछ केसेस में रीजन वाइब्रेशन या अनयूजुअल नॉइज भी आ सकती है जो इंडिकेट करेगा कि सेल इम्बैलेंस या इन्वर्टर इशू तो नहीं। देखो, जनरली सब लोगों से आप लोगों ने सुना ही होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी ज्यादा क्वाइट होती हैं, लेकिन रीजन ब्रेकिंग के टाइम पे थोड़ा सा गियर वेयरिंग नॉइज आ सकता है जो कि बेसिकली नॉर्मल है। लेकिन चेक करें कि हाई स्पीड पर भी नॉइज कंसिस्टेंट है। अगर हाई स्पीड पे अनयूजुअल वाइन, क्लॉन्किंग या वाइब्रेशन आए तो मोटर या गियर बॉक्स में इशू हो सकता है। चेक करें कि गाड़ी की पिकअप कितनी है। जनरली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ही कम टाइम में काफी ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, तो पिकअप काफी ज्यादा फास्ट होता है। तो टेस्ट ड्राइव में फुल थ्रॉटल देख के चेक करें कि एक्सेलरेशन स्मूथ है या हेजिटेशन हो रहा है। अगर कहीं भी जर्क या वाइब्रेशन महसूस हो एक्सेलरेट करते हुए, तो कुछ ना कुछ इशू हो सकता है जो कि आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।
ईवी का वेट नॉर्मल गाड़ियों से ज्यादा होता है, टायर कंडीशन मैटर करती है, और अगर टायर की कंडीशन को ओडोमीटर पर शो हो रही रीडिंग्स के साथ ढंग से अप्रोक्सीमेट मैच करा जाए तो उससे हमें ये भी पता लग सकता है कि ओडोमीटर बैक हुआ है या फिर एक्चुअल रीडिंग शो कर रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी का वेट ज्यादा होता है जो कि नॉर्मल गाड़ियों से ज्यादा वे करती है, तो टायर जल्दी डिग्रेड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नेक्सॉन डीजल का वेट करीब 1200 किलो है और नेक्सॉन ईवी का वेट करीब 1400 किलो है। सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेते वक्त एक और चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आरसी पर फ्यूल टाइप में इलेक्ट्रिक व्हीकल लिखा है या नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अगर ये कन्वर्जन निकला तो वो इलीगल हो सकता है। देखिए, एक रीजन, जब हम सेकेंड हैंड गाड़ियों को खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि ये गाड़ी काफी सस्ती में बिक रही है, तो कुछ लोग काफी खुशी खुशी में उस प्राइस को क्लेम करके गाड़ी को खरीद लेते हैं। लेकिन यहीं पे ही कुछ फर्स्ट हैंड ओनर्स काफी ज्यादा स्मार्ट बन के कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को छुपा के अपनी गाड़ियों को बेच देते हैं कम रेट में, जिनसे आगे अगला ओनर परेशान होता है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के केस में ये चीज थोड़ी कंसर्निंग भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाइबिलिटी तो होते नहीं है, एक बार खरीद ली तो कोई खर्चा है नहीं, सिर्फ चार्ज करो और गाड़ी को चलाओ, तो फिर ओनर इसको बेचना क्यों चाहता है? तो अगर उसका रीजन थोड़ा वैलिड लगे तो ही आगे बढ़े। आखिरी में चेक करें मेंटेनेंस और सर्विस हिस्ट्री को। हर 10,000 किलोमीटर या 6 महीने में सर्विस कराना होता है या बेसिक इंस्पेक्शन के लिए गाड़ी को भेजना होता है, जिसके अंदर कूलेंट लेवल, ब्रेक फ्लूइड, सस्पेंशन और टायर अलाइनमेंट या और बैटरी कूलेंट जैसी चीजों को चेक करा जाता है। तो चेक करें क्या गाड़ी की जो बेसिक सर्विस है वो हुई है। और अगर वहीं आपका कंसर्न है कि सेकेंड हैंड ईवी को लेने के बाद उसकी मेजर सर्विस कब होती है, तो ईवी की मेजर सर्विस आइटम बैटरी कूलेंट फ्लश जो हर 50,000 किलोमीटर पर होती है, और ड्राइव मोटर चेक, इन्वर्टर चेक, ब्रेक पैड इंस्पेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग से लेस वेयर होता है, लेकिन फिर भी चेक करें। तो दोस्तों, ये तो बात थी ईवी को सेकेंड हैंड लेते वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए और क्या ध्यान में नहीं रखना चाहिए। बट यहाँ बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि क्या सेकेंड हैंड ईवी लेना एक वर्थ डिसीजन है भी या नहीं। तो देखो, मोस्टली ईवी वही लोग लेते हैं जिनकी रनिंग ज्यादा होती है, तो पहली बात, कम चली हुई ईवी मिलना ही मुश्किल है। अगर स्टिल एक अच्छी कम चली हुई ईवी मिल भी जाए तो उसको लेने में प्रॉब्लम नहीं है, मेंटेनेंस भी काफी कम है। और अगर अच्छी सेकेंड हैंड ईवी को लेना है तो वीडियो में जो मैंने सारे पॉइंट्स को मेंशन करा है उनको ध्यान से देखें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो में मेंशन करे हुए सारे पॉइंट्स का चेकलिस्ट आपको चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी पीडीएफ डाल दी है, वहां से डाउनलोड कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।